नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 और हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज स्टूडियो से नहीं, आज बात हम बाहर से कर रहे हैं। G20 सम्मेलन हमारे देश में चल रहा है, यानी कि भारत में आयोजित किया गया है। 9 और 10 तारीख को G20 का महासमागम, महासम्मेलन आप देख पाएंगे। लेकिन उसकी जो कवायद है वो आज से ही शुरू हो गई है, 8 तारीख से। ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। आप चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी देख सकते हैं। साथ ही ये गोल चक्कर भी आप देख सकते हैं जहां पर 20 देशों के, जो कि G20 में वो 20 संगठन वाले देश हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके झंडे आप यहां पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। और सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका अमूमन हजारों हजार गाड़ियों से पटा रहता है, लेकिन आज एकदम सुन और सुनसान आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है के विदेशों से तकरीबन 20 देशों के डेलीगेट्स और वहां के अध्यक्ष और जो वहां के शक्तिशाली चेहरे हैं वो देश आए हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारत पहुंच चुके हैं। तमाम अपडेट्स आपको न्यूज़ इंडिया 24/7 बता रहा है। लेकिन ऐसे में हमने सड़कों पर घूम घूम करके भी आपको बताया कि देखिए किस तरीके से G20 में अलग सा ही माहौल है। सिक्योरिटी रीजन, अभी एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगी कि ज़रा कैमरा घुमा करके दिखाएं हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं, कैसे पूरी दिल्ली को उन्होंने छावनी में तब्दील किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन बात है G20 सम्मेलन की, और ऐसे में G20 सम्मेलन विश्व का इतना बड़ा सम्मेलन है जहां पर फैसले लिए जाते हैं। तमाम बड़े देश एक मत होते हैं, फैसले होते हैं और उस फैसले को आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तमाम जो बड़े देश हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे में G20 पर पूरे विश्व भर की निगाह है। तमाम बड़े बड़े मेहमान यहाँ आए हुए हैं। विदेशी मीडिया में हमारा ये जो G20 है ये सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस साल भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। अब से ठीक कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी दिल्ली में देखेंगे। वो यहाँ तकरीबन 7 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। उस पर भी हमारी पूरी निगरानी रहेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया के सवाल में कि इस G20 के सम्मेलन में तमाम वो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो वैश्विक तौर पर, चाहे वो जलवायु को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो विश्व की महंगाई को लेकर के हो, भुखमरी को लेकर के हो, या फिर आर्थिक नीतियों को लेकर के हो, उन तमाम नीतियों पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उसमें भारत का टेक कैसा होगा, और साथ ही रशिया और यूक्रेन में जिस तरीके से अभी लड़ाई चल रही है, क्या उसका असर भी इस G20 में पड़ सकता है। जो तमाम वो बड़े लोग हमारे देश में आ रहे हैं, क्या सब एक सम्मत होकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपके लिए हमने तैयार किया, फिर तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। जो G20 में भी हम बात करेंगे, उसके बातचीत होगा। और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर G20 को होस्ट करके भारत का डंका पूरे विश्व में बजने जा रहा है। राजधानी दिल्ली को भी पूरी तरह से सजाया गया है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस समेत कई मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके आने से लेकर ठहरने तक की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लेन भी थोड़ी देर में
दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद बाइडन आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। We stand ready certainly to work with India to try to craft a communique that successfully addresses this concern. पूरी दुनिया प्रगति, विकास, आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए G20 की तरफ काफी उम्मीद से देख रही है। G20 की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक लेख में भी लिखा था कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आ जाता है। जो देश G20 में शामिल है वो विश्व की आबादी का 2/3 है। इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी में भी इन देशों की 85% की हिस्सेदारी है। इसलिए वैश्विक स्तर पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है। ये तय है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो तमाम मेहमान उनसे आपको मिलवा देते हैं जल्दी से। शो की मेज़बानी हम भी कर लेते हैं। हमारे साथ शशांक होंगे, पूर्व विदेश सचिव GOI से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक IIF के, बहुत बहुत स्वागत आपका। निपुण आलम बयान, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बिना पॉलिटिकल रुख दिए, सबसे पहले आज क्योंकि G20 पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम शशांक, पूर्व विदेश सचिव हैं हमारे साथ, उनके पास हम चलेंगे। शशांक जी, G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है। तमाम बड़े मेहमानों का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, वो आ चुके हैं। बड़े बड़े गेस्ट हैं, उनका आने का तांता लगा हुआ है। कुछ ही हर एक मिनट में यहाँ एक बड़ा चेहरा देश में आ रहा है। ऐसे में हम आपको बताएं कि देश और दूसरा हमारा जो भारत का कूटनीतिक रिश्ता दूसरे देशों के साथ है G20 के बाद, वो कितना प्रगाढ़ होगा? प्रीति, मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब भारत में पहली बार इस तरीके से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता शीर्ष स्तर के या रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आ रहे हैं। और पहले भी हम लोगों ने बहुत इस तरह की बड़ी मीटिंग्स करी हैं, लेकिन ये महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि पहली बार ही इस प्रकार का ये आयोजन किया जा रहा है। और भारत इसमें अपनी विविधता, अपने सांस्कृतिक जो हमारी वो है प्रणाली है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी की बात कही जाती है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है, उसको पूरे तरीके से दिखाया जाएगा। और नई टेक्नोलॉजीज़ में जो हम लोगों ने अभी हाल में अचीवमेंट्स किए हैं, वो भी सब हमारे जो डेलीगेट्स आएंगे उनको उसमें हम अपने से अवगत कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। थोड़ी सी दिल्ली के लोगों को तकलीफ तो होगी ज़रा, इतने सारे मेहमान आएंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने जो मेहमान हैं उसमें मेहमान नवाजी करने में किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे और पूरे तरीके से उनका ध्यान रखेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और भारत इसमें जो है एक और नए आयाम पर पहुंचेगा। प्रोफेसर और जिस तरह चंद्रयान, ठीक है जी ठीक है सर। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक IIF से हैं। हम आर्थिक नीतियों पर भी G20 में चर्चा करेंगे। 20 बड़े देश हमारे साथ होंगे। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, किन आर्थिक नीतियों पर हम उन तमाम देशों के साथ चर्चा करेंगे? आपको क्या लग रहा है, जरा अगर कुछ बताएं। देखिए, जो G20 का समिट का फोकस है, उसके अगर हम देखें तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पिछले 5 सालों में सरकार काफी हद तक करती आ रही है। जैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, जो महिलाओं का क्षेत्र है, जो उनका योगदान है, उसको रिकग्नाइज करना, उसको बढ़ाना। दूसरा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कैसे उनको मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अटैच किया जाए। तो हम देखा कि इस समय विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें हिंदुस्तान का प्रेजेंस या उनका हिंदुस्तान के साथ जो व्यवहार है, जो उनका
जो योगदान है वो बढ़ नहीं रहा है। तीसरा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग के माध्यम से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के माध्यम से हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, उसमें ऑलरेडी ये सरकार काम कर रही है और उसमें भी काफी हद तक इस पर फोकस तवज्जो रहेगा। जो चौथी चीज है वो एसडीजी के गोल्स हैं यूएन के, और उसमें भी हम देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों में काफी हद तक योगदान, ऐसे तो 15 सालों से काम चलता आ रहा है, बट पिछले 7-8 सालों में काफी हद तक इसके ऊपर जोर पड़ा है, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करते हुए हुई। इसके अलावा हमने जो है कोरोना काल के बाद इंक्लूसिव ग्रोथ और रिजिलियंट ग्रोथ की तरफ दिखाया है। विश्व का बड़े बड़े देश बुरे हाल में हैं, पर हिंदुस्तान काफी हद तक अच्छी स्तर में रहा है, इंक्लूसिव और रिजिलियंट ग्रोथ का उसने प्रमाण दिया है। उस पर भी काफी हद तक इस कमेटी के अंदर ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात है। और लास्टली जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो विश्व में ठीक है, तरह आता है, ठीक है अमन जी। निपुण आलम बयान, फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। ठीक है अमन जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपके पास आऊँगी। और भी मेहमान हैं हमारे साथ। निपुण आलम बयान की हम बात कर लेते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है निपुण जी। निपुण जी, जैसा कि मैंने कहा कि G20 के बाद भारत एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, वैश्विक तमाम उन देशों के बीच में वो चेहरा बन जाएगा जहाँ पर ये पहले कहा जाता रहा है कि भारत की एक्सेप्टेंस पहले इतनी बड़ी शक्तियों में बहुत कम थी। अभी हम एक स्टेप और, एक चरण हम और पार कर जाएंगे। भारत ग्लोबली G20 के बाद अपने आप को और कितना इन्हांस देखेगा? देखिए, ये पहली बार हमारे पास G20 का समिट जब हमारे पास में आई है, और भारत बहुत बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। एक्चुअली साहब ने शुरुआत की प्रोग्राम में स्टार्ट किया तो आपने अफ्रीकन यूनियन के बारे में कहा था। भारत का जो मोटिव ये है कि ग्लोबल साउथ है, उसकी लीडरशिप जो हम आज़ादी के बाद से ही परमानेंट दावा करते आए हैं, और हमारी मजबूत। देखिए, भविष्य के जो है वो ग्लोबल साउथ के ऊपर टिके हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ फोर्सेस हैं। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत में नया टर्म आया है, वो है रिसोर्सेज। जब से प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है कोविड-19 के बाद से, तो हर देश अपने रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ है कि रिसोर्सेज बाहर नहीं भेजने हैं, कंट्रोल करना है। तो ऐसी स्थिति में भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है, और भारत के मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं कि जैसे अफ्रीकन यूनियन कि G20 को G1 बनाना, ये मुद्दा। फिर हम देखते हैं कि और मुद्दे ग्लोबल, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात करें, भुखमरी की बात करें, या हम बात करें महंगाई की बात करें, कि भारत के पूरा मुद्दा इस तरह का है। क्योंकि देखिए, भविष्य का जो भारत है वो निवेश करने वाला और निवेश को आकर्षित करने वाला। आपने कल की न्यूज़ नाइस, तकरीबन $15 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा इसराइल द्वारा एक पेशकश की है, उसमें एक नया क्वाड बना है। भारत की जो गतिविधियां हैं या जो एक्टिविटीज है वो ग्लोबली चल रही है, एक ग्लोबली बनी हुई है। G20 का जो मुद्दे वो 3 कैमोफ्लेज में बटा हुआ दिख रहा है। एक तो G7 कंट्रीज, जो आपका कैपिटलिस्ट या वेस्ट को कहा जाता है, दूसरा को कहा जाता है कम्युनिस्ट कंट्रीज, जिसमें आपका चाइना, रशिया खड़ा जाता है। इसके अलावा एक अलग सा लाइन्स जो भारत को लीड करता है, और वो है आपका मिडिल पावर, जो एक ग्लोबल पावर बनने की अग्रसर। भारत का भविष्य G20 के आधार पर एक चुनौती ये है कि जो विकास है वो क्या हो, सब सहमति से अगर हो जाए। बात है कि हमारी जो डिप्लोमेसी, उसका डंका दुनिया में मिले, तो ये देखते होंगे कि ठीक है चुनौती निपुण भारत जी, कैसा। मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, ऋषभ तिवारी। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं ऋषभ तिवारी। तैयारियां जितनी हैं वो सब हम सब देख रहे हैं। पूरे देश भर से तमाम जो पत्रकार हैं वो दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली को फिलहाल बोला जाए तो सील कर दिया गया है, और कुछ देर में तो और दिल्ली को सील कर दिया जाएगा। जिनके पास पासेज होंगे वहीं एंट्री कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की इस G20 को लेकर के भी क्या तैयारियां रही थी, और आगे अपनी पार्टी को G20 के बाद आप लोग कहाँ देखते हैं? प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि भारत जिस पद्धति के लिए जाना जाता है, अतिथि देवो भव, उसके तहत आज पूरे विश्व का हम स्वागत कर रहे हैं। और हम अपने आप को इस रूप से पेश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वो सारी क्षमताएं हैं
जो हम विश्व के एक बड़े स्तर के सम्मेलन को ना केवल करा सकते हैं बल्कि सफलतापूर्वक कराने में मजबूती से दमखम भी रखते हैं। और आपने कहा कि इस समिट के बाद आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है ये समिट पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति चुनाव से कहीं ऊपर है। ये समिट देश के लिए एक नए इतिहास रचने वाला है, देश के मजबूती के लिए इतिहास रचने वाला है और 140 करोड़ एक एक जनता के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है साबित होगा। क्योंकि अगर हम इस समिट के बाद फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंटरचेन रिलेशन जो हम बोलते हैं, वो फ्रॉम वन नेशन टू द अनदर नेशन के बीच जो एक इंटरचेन रिलेशन डेवलप होता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, स्पोर्ट्स एक्सचेंज पॉलिसी के लिए हो, चाहे फॉरेन रिलेशन पॉलिसी के लिए हो, इन तमाम पहलुओं पर अगर हम गौर करेंगे तो एक एक पहलुओं पर चर्चा होनी है। ना केवल भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे प्रधानमंत्री जी और जो मंत्रीगण होंगे, ऑफिसर्स होंगे, अदर कंट्री के लोग भी यहाँ पे जब आएंगे, जब देखेंगे कि यहाँ पे कितनी संभावनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक स्थिति पे भी मजबूत असर होगा। और जहाँ तक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, कोई भी पार्टी इस देश में इतनी बड़ी चीज हो रही है तो खुशी उनके अंदर होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जिसके लिए मैं आज तारीफ करूंगा मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने भी कहा कि मेरे जीते जी ये इवेंट हो रहा है, ये समिट हो रहा है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, सारे पार्टियों को धन्यवाद देता हूं कि 3 दिन हम मिलकर अपने अतिथियों का स्वागत करें और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जितना वेलकम हो सके हम कर सकें। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, अमूमन तमाम चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान ट्वीट करते ही हैं, लेकिन G20 का इतना बड़ा मंच है जहां पर विश्व भर से 20 बड़े देश आ रहे हैं। एक ट्वीट तक आप लोगों की तरफ से, आपके आला कमान की तरफ से तमाम विदेशी मेहमानों के लिए, अपने देश के सरकार के लिए नहीं, कम से कम विदेशी मेहमानों के लिए तो कर ही सकते थे। क्या कहेंगे इस पर? खुद से इसका जो है तो मैं समझती हूँ उसके बाद क्या नहीं। परंतु ये आपके दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं हो रहा। 2004 में भी G20 की मीटिंग हुई थी और हर 20 साल बाद रोटेशन के अनुसार भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। हाँ, इस बार जश्न थोड़ा बड़ा है क्योंकि चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा है और गरीबी को छुपाने के लिए पर्दे लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक ताज्जुब वाली बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी गरीबी से लोगों को उबारने में विश्वास रखती है, ना कि उन्हें हरे पर्दों के पीछे ढकने में विश्वास। ये बहुत दुर्भाग्य है। नहीं, दुर्भाग्य तो बहुत दुर्भाग्य है मैम, बहुत दुर्भाग्य है। अच्छा, पहले अपनी बात ऋषभ तिवारी प्लीज काउंटर मत कीजिएगा उनको, अपनी बात नहीं ऋषभ तिवारी पहले अपनी बात बोलने दीजिए, उसके बाद बीच में काउंटर नहीं। जो भी दुर्भाग्य है प्लीज ऋषभ तिवारी मैम स्टूडियो की गरिमा को मेंटेन रखिए। जो मेहमान आए हैं उन्हें पहले बोलने दीजिए। आपको इतना उत्तेजना होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की। मैं पहले बोलने दीजिए उनको, उसके बाद पहले बोलने दीजिए। देखिए, गरिमा की तमाम बात मेहमान आए हुए उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज, बीच में काउंटर मत कीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत और इंडिया के नाम में इनको गरिमा नहीं समझ में आ रही है, इनको अंग्रेजी की दास्तां लग रही है, गुलामी लग रही है, तो ये उनकी जो खीज है वो साफ साफ दिखाई देती है। अब आप बताइए कि भारत जब रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा या भारत को रिप्रेजेंट करेगा, किस तरह से किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये तो एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जी, जिनको हमारे विदेश मंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक बड़ी इकोनॉमी है और हम एक छोटी इकोनॉमी है, तो वो ये क्यों नहीं आए हैं? तो उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे पाएंगे मुझे लग रहा है। और आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, उन्होंने जो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और इस मीटिंग में जो हजारों करोड़ों रुपए के स्वागत समारोह में खर्च किया जा रहा है, उसके बाद देश की जनता को क्या प्रियंका जी एक सवाल मैं आपसे लेना देश की चाहूंगी। प्रियंका जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी।
प्रियंका जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो समय है ये कृप करने का नहीं है, शिकायत करने का समय नहीं है, ये ऐसा समय है जहाँ पर जन भागीदारिता, जिसकी घोषणा भी कई बार आपकी पार्टी जब थी सत्ता में तब भी आप लोगों ने कहा कि हर एक बड़े आयोजन में जन सहभागिता की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, आपको नहीं लगता कि अभी फिलहाल सहयोग करें, जब क्रिटिसिज्म का टाइम आएगा तब G20 के बाद क्रिटिसाइज कर लीजिएगा। रहा सोने और चांदी में खाना परोसने की बात, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर हम उसमें परोस भी रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? प्रीति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमारी संस्कृति है, पर हमारी संस्कृति ये भी है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं क्योंकि उनके पास राशन नहीं। हम गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आज देखिए, देश की जो पूरी 40% की संपत्ति, उस पर 1% लोगों का कब्जा है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये भी सोचने की बात है और ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि इस देश को आगे बढ़ना चाहिए और हर व्यक्ति का विकास समान रूप से होना चाहिए। पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी इसमें कि हमारे देश कुपोषण के मामले में 116 देशों के बीच में 101 नंबर पर है। वो भी एक चिंता का विषय है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए और हमारे देश के उत्थान की बात होनी चाहिए। किस तरह की संधियां हो रही हैं, उससे देश को क्या फायदा मिलेगा, ये भी बात होनी चाहिए। सिर्फ हम एक सजावट को नहीं देख सकते ना, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या मिल रहा है, देश की जनता को क्या मिल रहा है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च हो रहा है यहाँ पर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद मेरी बात विश्वास नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करती हूँ कुछ अच्छी संधियां होंगी और देश को कुछ फायदा होगा, इस देश के लोगों को, आम जनता को बहुत सारे फायदे होंगे जो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। छोटे से ब्रेक के लिए चलना पड़ेगा हमें, मैं रोकती हूँ आपको, छोटे से ब्रेक के लिए हमें चलना पड़ेगा। ब्रेक के बाद तमाम मेहमानों से हम जवाब लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। और ऐसे में अभी हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता ने काफ़ी जवाब दिया है ऐसा कि भाजपा के प्रवक्ता जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ जाएंगे। जितने हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार बैठे हैं उनकी तरफ चलेंगे। पहले जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा काउंटर मत कीजिएगा क्योंकि समय हमें उतना ही मिला है और उस समय में ही हमें G20 के तमाम पक्षों में पर भी बात करनी है। सो जल्दी से अपनी बात आप रखिएगा प्लीज़। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं राजनीति आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आज के दिन, लेकिन बहुत दुख लगा ये देखकर कि सामने कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं और उन्होंने कहा कि चांदी के बर्तन में खिला रहे हो गरीबी छुपाने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ जब कोई मेहमान आता है और उनके घर में अगर कोई समस्या रहती है तो क्या मेहमान के सामने वो उजागर कर देती हैं, या वो भी बाहर से मिठाई लाती हैं, घर के अच्छे बर्तन को धो के रखती हैं, चादर को थोड़ा झाड़ लेती हैं, सोफे को सही कर लेती है, या वहीं पे अपना रोना रोने लगती हैं? बहुत दुर्भाग्य है, जो भी जनता देख रही होगी आज हंस रही होगी और इन्हें फिर से विपक्ष में बैठाएगी। मैं इस चर्चे में नहीं जाऊंगा। और एक बात, इन्होंने 2004 का झूठा आंकड़ा पेश किया। इन्होंने 2004 में जर्मनी ने G20 का एनुअल समिट किया था, ना कि भारत ने किया था। तो चैनल पर बैठ के झूठ ना बोले, कम से कम देश का ये स्थिति को ना साबित करे। और एक इंपॉर्टेंट बात, कहीं ऊपर मैंने फिर से कहा, आरोप प्रत्यारोप राजनीति से ऊपर आज का ये दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है। अरे कम से कम राजनीतिक कुंठा को इस कदर ना दिखाइए कि बाहर के लोग, आज जो हमारा दुश्मन देश है वो भी हमारी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये कांग्रेस के लोग राजनीतिक फायदा के लिए इसमें भी आलोचना की राजनीति देख रहे हैं। अरे घर में जब आपके लोग खड़े होंगे पूछेंगे कि आज ठीक है अभी जरा राजनीतिक मंशा को ब्रेक लगे। ठीक है और भी बड़े मेहमान टीवी पे, ठीक है, बड़े मेहमान टीवी पे शशांक जी हमारे साथ, पूर्व विदेश मामलों के हमारे साथ शशांक जी भी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शशांक जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। मैं विदेश नीति पे बात कर रही हूँ, या देश जब विदेश नीति पे बात कर रहा है, बात करता है, तो ऐसे में जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं अब देश में, जैसे कि पिछले साल बाली में हमें G20 की अध्यक्षता मिली थी, उसके बाद लगातार पूरे साल ही G20 की अध्यक्षता अलग अलग राज्यों में G20 जो ऑर्गेनाइज किया गया, आपको पता ही है। अभी फिलहाल दिल्ली में जो किया जा रहा है, रिश्तों पे हम बात करेंगे। चीन भारत के रिश्ते, साथ ही रशिया भारत के रिश्तों पर भी कई बातें बोली जा रही हैं, पॉजिटिव भी, और कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जिन देशों के बड़े चेहरे देश में नहीं आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होगा इस G20 पर? देखिए, दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि नंबर काउंट करते जाइए कि एक नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा। तो एक तो वो तरीका है देखने का कि 20 में से 2 नहीं आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, और 2 जो है अपने प्रधानमंत्री और एक विदेश मंत्री को भेज रहे हैं।
दूसरा तरीका ये होता है कि रूस का इस समय ऐसा मसला है कि वो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पर उनके अपने विचार हैं, और उसकी वजह से वो बाली में गए थे। बाली में भी उन्होंने अपने लावरोव साहब को भेजा था, यहाँ भी लावरोव साहब आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्री। चीन जरूर गए थे बाली में, यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो है खाली अभी ब्रिक्स में गए थे, उन्होंने देख लिया है कि बाली के बाद से लगातार चीन थोड़ा सा पीछे हटता जा रहा है, और बाकी देश बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो है, चीन ने उनको अपने जाल में फंसा लिया है। उनके यहाँ जो है डेट बर्डन इतना बढ़ गया है कई देशों में, तो एक प्रकार से चीन जो है इस समय डिफेंसिव पर होने वाला था इस मीटिंग में। और दूसरी तरफ भारत जो है, चूंकि मेजबान देश है, अध्यक्ष है G20 का, तो सब उसकी तारीफ करने वाले हैं, तो ये चीन सुनने को तैयार नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये वजह हो सकती है। अब वो उनके जो प्रधानमंत्री आएंगे तो जरूर जाके रिपोर्ट कर देंगे अपने प्रमुख जो है देश के, उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से भारत के लिए ये अच्छी बात है कि मामला जो G20 है वो आर्थिक संगठन है, उसमें मसला रहना चाहिए आर्थिक मसलों पे क्या क्या चीज़ों पे सहमति बन सकती है। अगर चीन आता है तो इस समय बात चल रही है चीन की यूरोप और वेस्ट के साथ में, अमेरिका के साथ में डीकपलिंग की या डी रिस्किंग की। वो हमारा मसला नहीं है। हमारा ये चल रहा है कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स हाईटेक इंडस्ट्रीज वगैरह को अपने यहाँ लेकर आ सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया कि अमेरिका की जो स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बोला कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भारत के साथ में हम आगे मिलकर बढ़ना चाहते हैं। जो भारत में जो विद्यार्थी हैं, जो इतने शार्प ब्रेन्स हैं भारत के, उनको अपने साथ में मिला के ले जाना चाहते हैं। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि अमेरिका में अगर भारतीय विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं तो आगे अगर थोड़ा और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कि कैसे जल्दी से जल्दी उनको H1B वीसा मिल सकते हैं, ताकि उनको बहुत कई सालों तक इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह के पहलुओं को हमको लेना चाहिए जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बाइडेन साहब आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे आकर उनका ध्यान रहता कि खाली शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है या पुतिन साहब से मुलाकात करनी है, तो वो तो मेरे ख्याल से जीरो सम गेम रहता उसमें तो। अब वो अपनी बात जहाँ करना चाहें कर सकते हैं। हमारे साथ में तो इस समय बात करनी है कि क्या टेक्नोलॉजीज, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में बना सकते हैं, किस तरीके से सप्लाई चेन्स वगैरह, और भारत का जो आत्मनिर्भरता का कैंपेन है उसमें मदद कर सकते हैं। और खास करके सब लोगों ने तारीफ करी हमारे चंद्रयान 3 की, हमारे आदित्य L1 प्रोग्राम की। ये बहुत बड़ी बातें हैं। इन सबको जो है सब देश देखेंगे, हमारे भारतीय नागरिक भी देख रहे हैं, और जो विदेशी आ रहे हैं हमारे मेहमान, वो भी देख रहे हैं कि किससे भारत ने प्रगति करी है, और अपना उनको बहुत पूरे तरीके से उनका यहाँ पे वेलकम करने के लिए निपुण जी के पास चलेंगे। सर थोड़ा सा समय दीजिएगा। फॉरेन विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं निपुण जी, आपके पास भी आते हैं। हम जो बाइडन की अभी जो बाइडन जी का स्वागत करने वाले हैं कुछ ही घंटों में, 7 बजे के आसपास का समय है जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऋषि सुनक पहले ही आ चुके हैं, तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, UAE से वहाँ के प्रिंस आ चुके हैं। ऐसे में हम अमेरिका और भारत की अगर बात करें, क्योंकि जो बाइडन हैं भारत के राष्ट्रपति हैं, महाशक्ति हैं, ऐसे में हमारे और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने प्रगाढ़ हो जाएंगे G20 के बाद। और G20 में राष्ट्रपति जो बाइडन का आना, ये ये हमारे भारत और अमेरिका के रिश्ते का कौन सा मतलब कैसे दर्शाता है कि हम अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अब रिश्तों के मामले में, प्रगाढ़ता के मामले में आगे हैं और G20 के बाद हम और भी ज़्यादा आगे चले जाएंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए जैसे भी सचिव साहब बता रहे थे, और आप देखेंगे पहली बार वो अधिकारी आ भी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से भी किया था उसको लेकर कि भाई हम लोग गा रहे हैं, पहली बार बहुत एक्साइटेड उसके लिए। और भारत और अमेरिका के बीच में हम देखें डोनाल्ड संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से बाइडन साहब आए संबंधों में काफी बदलाव भी था। ट्रेड मुद्दों को लेकर टेंशन भारत अमेरिका के बीच काफी समय तक आप देखिए यहाँ पर, लेकिन अब जो है जो बाइडेन का भी नजरिया बदल रहा है। आप देखिए घरेलू राजनीति वहाँ पर देखेंगे, जैसे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भारत वंश के वहाँ पर एक प्रबल दावेदार है, तो अंदरूनी राजनीति में भी भारतीयों का दबदबा है। और जैसे भी आपने दिखाया कि अमेरिका की एक जो प्रवक्ता जो बोल रही थी, जो न्यूज एंकर बोल रही थी, तो वो भी बोल रही इस बात को, तो डेफिनेटली भारत और अमेरिका के संबंध और आगे ही बढ़ेंगे। और अभी जैसे हम देखते हैं कि चुनाव भी वहाँ पर होने वाले अमेरिका के अंदर,
और रही बात ये कि जो बाइडेन का आना, देखिए उनका तो आना निश्चित था, क्योंकि जो G20 है, नहीं, ये मैं ये इस लहजे से G7 पूछ रही हूँ। नहीं, जी निपुण जी, आप मेरी बात नहीं समझे। निपुण जी एक जी एक सवाल था, आप मेरी बात नहीं समझे। वो प्रगाढ़ता की ओर तो हम जा रहे हैं, उसकी निशानी है कि जो बाइडेन आ रहे हैं। रक्षा सौदे जितने हमारे हैं अमेरिका के साथ, उस जी लिहाज से भी, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भी गए थे, आपने देखा वहाँ पर कितना भव्य स्वागत हुआ था, तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया था। ऐसे में G20 के बाद हम रक्षा सौदों में और भी कितना ज़्यादा प्रगाढ़ता लाएंगे, रिश्तों में कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ता लाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, उसमें हम कितने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बात निश्चित से जान लीजिए, क्योंकि जो वेस्ट ब्लॉक है पूरा जो अमेरिका की लीडरशिप में है, उसका चीन से मोह भंग हो चुका है। चीन से उनका सीधा कंपटीशन चल रहा है। वो भी चाहते हैं कि सप्लाई चेन जो चीन के कंट्रोल में है वो हमारे कंट्रोल में आए, और अमेरिका चाहता है कि एशिया के अंदर इसका एक बड़ा सहयोगी भारत बने, क्योंकि और कोई देश इस सक्षमता रखता नहीं है। तो लगातार जो समझौते आगे, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, AI की बात करें, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, अन्य और एरिया की बात करें, आप स्पेस की बात करें, स्पेस को लेकर भी चाहे दोनों एजेंसी, चाहे हमारी इसरो की बात करें या उनकी नासा की बात करें, इस तरह के बहुत सारे कॉपरेशन है, इसमें आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और क्वाड आदि इस तरह के ग्रुप हैं, उन सबकी और मजबूती बढ़ेगी। इसमें निश्चित बात है कि भारत और अमेरिका के संबंध और आगे बढ़ते ही जाएंगे। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि G20 में जो बाइडेन साहब का आना ये निश्चित था, क्योंकि G7 की लीडरशिप का ही ये संगठन है, और G7 का ही इसमें क्या रहती है, पूरी प्रबल दावेदारी रहती है, या G7 अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है। लेकिन एक मुझे बात लगती है कि यहाँ पर जो यूक्रेन का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं इश्यू रहेगा, ठीक है। चर्चा में रहेगा। और आप देखेंगे हफ्ते भर पहले ही रशिया के द्वारा कहा गया था कि अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन के मुद्दे को उठाया जाता है G20 के अंदर, तो हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो भारत का भी विदेश मंत्री जी का बहुत स्पष्ट रूप से कहना था कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, हम इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो मैं अमन अग्रवाल जी हमारे साथ है, निदेशक IIF के, उनके पास भी चलते हैं, एक दो जवाब उनसे भी ले लेते हैं। अमन अग्रवाल जी का, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। अमन अग्रवाल जी, आर्थिक नीतियों पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि G20 वैश्विक उन तमाम बड़े देशों का समूह है जहां पर आर्थिक नीतियों पर बात होना सबसे अहम होता है। अब मैंने आपसे पूछा कौन सी बड़ी ऐसी बातें होंगी जिस पर कुछ फैसला आ सकता है। आज विश्व में बहुत ज़्यादा महंगाई है, आज विश्व भर की अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी दर भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भारत अपने आप को फ़िलहाल उन तमाम चीज़ों से सुरक्षित रख पाए हैं, क्योंकि कोविड के बाद आप देखिए कई ऐसे देश हैं, हम क्रीमिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, वो अभी लगातार वहाँ पर महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। पाकिस्तान का हम उदाहरण ले लेते हैं, वहाँ पर महंगाई से लोग उबर नहीं पा रहे हैं कोविड के बाद, लेकिन हमारा देश फिर भी आज के डेट में ऐसा एग्जाम्पल बना हुआ है जहाँ पर फिलहाल चीज़ों को समतल रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत किन नीतियों पर चर्चा करेगा कोरोना के बाद, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जब भारत अपने आप को बहुत शिखर पर देखता है, ऊंचाई पर देखता है? देखिए, मेरे विचार में G20 का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो वार्ताएं होंगी उसमें कुछ जो नई चीज़ें आई हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, जो हम जैसे किस तरीके से नियंत्रित आराम से विकसित ढंग से बचा पा रहे हैं अपने पेट्स को और चीज़ों को। दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर और एजुकेशन, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें भारत ने काफ़ी काम किया कोरोना काल के बाद, बट फिर भी काफ़ी ज़रूरत है काम करने की। उसके अंदर मेरे ख्याल से काम देगा, कुछ नियंत्रण देखने को मिलेंगे और कुछ पॉवर्टी एक्सप्लोइटेशन की तरफ जाने की बात है। तीसरी बात जो हम देखेंगे कि बैंकिंग स्तर पे भारत ने काफी हद तक स्थिरता दिखाई है पिछले, और जबकि डिमोनेटाइजेशन 2000 रुपए बिगाड़ के उसके बाद भी लेस कैश इकोनॉमी की तरफ गए हैं। तो इस चीज को देखते हुए किस तरीके से किया है, और रुपया जो राष्ट्रीय मार्केट फैल रहा है उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि वो हमारी नीड होती है उसके। तो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है डिफेंस। डिफेंस में हम काफी हद तक एक्सपोर्ट जा रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं अब। तो उसमें भी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस तो काफी सारे देशों के साथ है, हमें मिलेगी कि डिफेंस में एक्सपोर्ट भी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हाथ जोड़ के जो काम करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो उनके साथ पहले भी हुआ है और आगे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अमन अग्रवाल जी। ये काफी हद तक ये जो सेक्टर है हाँ, काफी हद तक बोलिए। के अलावा जो है फाइनेंस
डेवलपमेंट जो क्लीन टेक प्रोजेक्ट में भी हिंदुस्तान ने ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखाई है। तो देखेंगे कि सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसमें आएगा। अब तक एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ की है, काफी सारे देश टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज सफर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में उनके देश की पॉपुलेशन कम हुई है। हमें देख मिल सकता है कि काफी सारे रोजगार बाहर, चाहे वो H1 वीजा से जुड़ा हो, चाहे वो और वर्क वीजा से जुड़ा हो, उसमें भी कुछ चीजों में हमें आगे बढ़ते देखते हैं। तो स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स है दोनों के ठीक है। मध्य मूवमेंट होती है, वो भी हमें बढ़ती नजर आती है। ठीक है सर, हमारे साथ शशांक जी भी हैं, पूर्व विदेश सचिव। एक बार शशांक जी के पास वापस चलेंगे। शशांक जी, पिछले कई जब भी पिछले देशों ने जिन देशों ने G20 ऑर्गेनाइज़ किया है, जहां पर G20 की अध्यक्षता हुई है, अमूमन देखा गया है कि तमाम अलग अलग देशों में जो समन्वय है वो नहीं बन पाता है, जो फैसले हैं वो एक सूत्रीय नहीं होते हैं। कोई फैसला लिया भी जाता है तो टाल मटोल या फिर अनबन की सिचुएशन आ जाती है, ऐसा अमूमन देखा गया है। इस बार भारत का रुख क्या रहेगा कि अगर कोई फैसला लिया जाए तो भारत अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि तमाम देश एक होकर के इसी वैश्विक फैसले पर सामने आए, एक साथ आएं? क्या कहेंगे इस पर सर? मुझे बहुत उम्मीद है कि भारत जब मेजबानी कर रहा है तो भारत के विचारों से कि एक यूनिफाइड टेक्स्ट, कंसेंसस टेक्स्ट निकल के आ सके, मेरे ख्याल से उस पर सहमति बन जानी चाहिए। वो तो कहीं मुझे याद आता है कि बाली के समय में अमेरिका ट्राई कर रहा था कि यूक्रेन युद्ध में सारे ग्लोबल साउथ के देश जो G20 के सदस्य हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसीज की मदद करें और रूस के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करें और लिखें। वो हो नहीं पाया था। अब हम देख रहे हैं कि इस बार ऑलरेडी अमेरिका के खुद के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि ये आर्थिक फोरम है, इसमें आर्थिक विषयों पे बात होनी चाहिए और उसमें उनका ध्यान रहेगा खाली कि ब्लैक सी पोर्ट्स जो बंद हो गए हैं, जिसमें फूड ग्रेन्स वगैरह के एक्सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, उस पर बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ मसला इसमें आ जाना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा गया था कि भाई ये भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका के स्पोक्समैन ने ये कहा कि ये भारत की अपनी मर्जी है, जहाँ से तेल खरीद रहा है ये उनकी अपनी इच्छा से खरीद सकते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि इस बार हम बढ़ रहे हैं इस तरफ कि एक किसी ना किसी तरीके से इस G20 की मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए और यहाँ से एक ऐसा एग्रीमेंट निकाला जाए जो कि आर्थिक विषयों पर कुछ ना कुछ नए आयाम खड़े कर सकता है। बाकी यूक्रेन युद्ध तो चल रहा है, वो उनका मसला अपना अलग है। यूरोप के देशों के जो तकलीफें हो रही हैं और एक दिशा भी दे पाए हम, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है सर। और भारत के लिए सर जी सर, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम यहाँ से पूरे विश्व को कोई बहुत बड़ा संदेश दे दें या कोई ऐसी पॉलिसी वैश्विक तौर पर बन जाए, चाहे वो गैस उत्सर्जन को लेकर के हो या फिर जलवायु को लेकर के हो या फिर तमाम उन पहलुओं को लेकर के हो, जैसा कि हमने आर्थिक नीति पर बात की है, तो बहुत बड़ी बात होगी। भारत अगर किसी पूरे विश्व को दिशा दे पाए, निर्देशित कर पाए, दिशा दे पाए, एक पथ दिखा पाए, तो हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है। प्रियंका गुप्ता जी बहुत देर से साइलेंटली बैठी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिएगा G20 पे। देखिए प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आर्थिक तौर से किस तरह से भारत को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस बारे में कोई एक ऐसा दिशा निर्देश होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि यही मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये लगता है कि G20 की मीटिंग जो होती रोटेशन वाइज नहीं होती, तो उन्हें पता रखना चाहिए कि हर बार 20 साल बाद हमें भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने कोई गलत बात कही हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी सबके साथ और सबके विकास की बात भी ये भारतीय जनता पार्टी करती है, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करती है, और आपको पता है कि रात्रि भोज में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्वाइट नहीं किया गया। इनसे पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं किया गया, ये शायद बता पाए बेहतर तरीके से। पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम आज चंद्रयान की बात करेंगे, इसरो की बात करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं दिखा पाएंगे? अगर हम IIT IIMs की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं दिखाएंगे? आप बताइए पिछले 5 साल में कितने IIT IIMs खुले हुए, बता दें। यहाँ बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जो आप मंचों से जाके कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस देश की अगर आर्थिक उन्नति में, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी की उन्नति में, हर तरह से कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है
और हम आज भी यही चाहते हैं कि जो मीटिंग हो रही है उसका कोई एक समाधान निकले। ये देश एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में सारे देश देख रहे हैं, तो हमें उसका क्या फायदा होता है ये सर्वोपरि होना चाहिए। सिर्फ मेहमान नवाजी फोकस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चांदी सोने के बर्तन में खाना खिलाने देने से हमारे कामों की इतनी नहीं हो जाती है। हमें उसके बदले में हमारे देश की जनता को बदले में क्या मिल रहा है। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ले लेते, काउंटर ले लेते हैं। प्रीति जी, जब आपका ये शो खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, प्रीति जी, जब ये शो खत्म होगा तो इनको वीडियो कट करके भेज दीजिएगा कि इन्होंने कहा था 2004 में भारत इसको ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने कहा था, ऑन एयर कहा था, अब ये भूल रही है। कृपया करके, मैं बीच में नहीं बोला, आपको फिर मौका मिलेगा, आप भेज दीजिए, आप प्रवक्ता हैं, बिल्कुल मैं भेज दूंगा, मैं सार्वजनिक भी कर दूंगा। और दूसरी बात, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा कि इससे केवल मेहमान नवाजी से कुछ नहीं होगा, इस पे रिजल्ट क्या आएगा। मैडम, आपने बोल लिया, G20 पे बोलना था, आप इधर उधर की बातें करते रहे। दिक्कत यही है, आपको मुद्दे पे रहते नहीं है, समस्या आपकी यही है, केवल सत्ता सुख में आना समस्या। मैं उस पर नहीं करूंगा चर्चा, आज निगेटिव बातें नहीं करूंगा। आपकी राजनीतिक कुंठा समझता हूँ, राजनीतिक मोतियाबिंद भी समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ मैम, नहीं बोलूंगा आज मैं। प्रीति जी, मैं G20 पे कह दूं बातें, हमें नहीं दिखता। मैडम, आपके बीच में मैंने बोला था क्या? साफ दिखता है मैडम, आपके बीच में मैंने बोला था क्या? एक राष्ट्रीय पार्टी के, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को मोतियाबिंद आंखों में बता रहे हैं। राजनीतिक मोतियाबिंद बोलूंगा मैं, जब आपको दिख नहीं रहा, सच्चाई आपको दिख नहीं रही, खुशी दिख नहीं रहा, देश का स्वागत दिख नहीं रहा, देश का गौरव दिख नहीं रहा, देश का बदलता तस्वीर दिख नहीं रहा, भारत की एक लोकतांत्रिक प्रणाली दिख नहीं रही, तो राजनीतिक मोतियाबिंद ही बोलूंगा मैं। प्रीति जी, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं G20 पे कहना चाहता हूँ आपको कि G20 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2008 में, जब पूरे विश्व में रिसेशन आया था। उसके बाद FSB का गठन हुआ था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का, जिसके तहत काफी कंट्रियों को इसमें सहायता दी गई थी। तो कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा होगी कि जब ऐसा महामारी, कोरोना जैसा महामारी जो नॉक करके नहीं आता है, अचानक से आ जाता है, तो क्या विश्व में हमें तैयार रहने की आवश्यकता है? अगर है तो उन देशों को कैसे हम साथ लेकर चलेंगे जो हमारी तरफ निगाहें लेके खड़ा रहता है, इस पे भी चर्चा होगी। और हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मेहमान नवाजी से कुछ नहीं होगा, क्या निकल कर आ रहा है? तो इंतजार कीजिए, 3 दिन होने दीजिए, उसके बाद खुद भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, देश के सामने तस्वीर भी आएगी। अभी तो आपको भी स्वागत करना चाहिए था, स्वागत तो करेंगे, दिल में प्रेम है नहीं, परिवार से ऊपर सोच सकते नहीं, तो ऐसे ही वक्त भी आएंगे। ऋषभ जी, एक सेकंड, स्वागत करने का मौका तो दिया जाता है। ठीक है ऋषभ जी, एक सेकंड दीजिए, समय भी थोड़ा कम है, प्लीज आप दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज आज के दिन कम से कम आप दोनों से मेरा निवेदन है। अमन अग्रवाल जी, ट्रेड टॉक्स पे हम बात करते हैं। Will it have an effect on the consensus building and the outcome? Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, when it comes to Ukraine and Russia and the conflict, one thing I will be doing is highlighting that the devastating impact that Russia's illegal invasion is having on millions of people around the world, particularly on food prices. Russia recently has pulled out of a grain deal that was shipping grain from Ukraine to many poor countries around the world, and now you've seen food prices go up. That's causing suffering for millions of people. It's not right, and one of the things I'll be doing is making people aware of that impact of Russia's illegal war. So do you think it will have an impact on, will cast a shadow on the consensus building? Do you think there will be problems, the final outcome of G20? No, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. How do you like the theme of one family? I think it's a great theme, and actually when you say one family, you know, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. You know, almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, you know, in the country where my family are from. So can you give us some sense of a connect with India, like your roots here?
Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage. Sir, coming to the bilateral part of it, a free trade agreement is underway, under discussion between the two countries. How soon can we expect to complete? Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done. But trade deals always take time. They need to work for both countries. And although we've made enormous progress, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप सुन रहे थे, उनका ख़ास इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरीके से वैश्विक तौर पर उभरा है, भारत बहुत अच्छा कर रहा है और जिस तरीके से भारत में हमारा स्वागत किया गया वो भी काबिल तारीफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी बैंगलोर की ही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी शादी भारतीय मूल के खुद ऋषि सुनक हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातें उन्होंने की। फ़िलहाल समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आप सभी उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जवाब दिया है, जिन पर जवाब जनता जानना चाह रही थी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7 का ये G20 का मेगा कवरेज भी देखना ना भूलें।